नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। नीट नेविगेटर कोर्स के अंदर अपन सॉल्यूशंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 पर आज पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सॉल्यूशंस चैप्टर में अभी तक पढ़ी गई चीज़ों को उम्मीद है कि आपने अच्छे से सुना, लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी तक के कंसेप्ट्स आपको समझ में आ चुके हैं। हमारी चर्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर पहुंची है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यू सॉल्यूट पार्टिकल्स की टोटल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। व्हाट मैटर्स फॉर अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नॉट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। तो ऐसी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर हमें बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रिगार्डिंग द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रहे, इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम ये मानकर चल रहे हैं कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हैं, ठीक है। तो वो वेपराइज नहीं होते और ऐसे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। साथ साथ हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कभी कभी जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व होने के बाद आयंस में या स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। कन्वर्सली ऐसा भी कई बार होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं। 2 या 3 या 4 पार्टिकल्स के ग्रुप्स बन जाते हैं और वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एक साथ ही रहता है जहाँ भी जाता है। ऐसी सिचुएशन में जितने सॉलिड पार्टिकल्स हमने ऐड किए थे उससे या तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मिल जाते हैं या फिर उससे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही सॉल्यूशन में रह जाते हैं। तो अगर हम इस डिसोसिएशन या एसोसिएशन को अकाउंट में ना लें तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और वो एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं करेगी। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो हमें अपनी कैलकुलेशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन को अकाउंट में लेने वाले एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर। तो आज हम इस वैन हॉफ फैक्टर को समझेंगे और वैन हॉफ फैक्टर किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सही कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करता है उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं द वैन हॉफ फैक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, कई बार सॉल्यूट आफ्टर डिसोल्यूशन या तो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है या फिर कभी कभी सॉल्यूट पार्टिकल्स के स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस उन्हें आपस में क्लब करने या एसोसिएट होने के लिए भी फोर्स कर देते हैं। तो इस डिसोसिएशन या एसोसिएशन को अगर हमने अकाउंट में नहीं लिया तो हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस डिसोसिएशन या एसोसिएशन के इफेक्ट को अपन अकाउंट में लें, इसके लिए हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर, विच अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल सी क्वांटिटी है और इसका सिंबल है आई। किस तरह से ये डिफाइंड है? ये है वैन हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन। So this is the definition of Van 't Hoff factor. Moles of solute particles in solution upon moles of solute particles added. तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखी गई क्वांटिटीज के फर्क को समझें। कितने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में एक्चुअली हैं अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट वी एडेड। तो कोई बोलेगा ये दोनों तो सेम ही होंगे, जितने आप ऐड करोगे उतने ही तो सॉल्यूशन में मिलेंगे। जी नहीं, अगर डिसोसिएशन हो गया तो उससे ज़्यादा मिलेंगे और एसोसिएशन हो गया तो जितने पार्टिकल्स ऐड किए थे उससे कम मिलेंगे। उतने ही पार्टिकल्स तो तब मिलेंगे जब कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो पार्टिकल्स का, ठीक है ना। और जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर। मोर देन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स added, the actual value depends on the number of particles that you have in solution.
इसी वजह से जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल है, और जो मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एडेड से आप फाइंड कर रहे हो उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑन पेपर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से बेखबर होते हुए, तो उससे जो आपकी कैलकुलेशन आएगी उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जबकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो भी अपन को वैन टॉप फैक्टर देगा, एंड दैट इज वेयर द वैन टॉप फैक्टर कम्स इन पिक्चर एज अ करेक्शन फैक्टर। अपनी ऑन पेपर की गई कैलकुलेशन में अगर अपन वैन टॉप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, कितने टाइम्स पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा है या कितने टाइम्स पार्टिकल्स का नंबर कम हुआ है डिसॉल्व होने के बाद। अगर एक पार्टिकल 3 आयंस में टूटा है और 100% ब्रेक हुआ है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 गुना बढ़ जाएंगे, और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से 3 टाइम्स ज़्यादा आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर एसोसिएशन हुआ है, दो पार्टिकल्स के ग्रुप्स बन गए हैं और ऐसा भी 100% हो गया है, तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे रह जाएंगे और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से हाफ आएगी। So the observed colligative property can be obtained by multiplying the theoretical colligative property by the Van 't Hoff factor. इस तरह से Van 't Hoff factor एक करेक्शन फैक्टर का काम आता है। एक और इंटरप्रिटेशन जो Van 't Hoff फैक्टर का लिया जाता है वो है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो है ये सॉल्यूट का लिया जा रहा है। किसका लिया जा रहा है? सॉल्यूट का। सो नॉर्मल मोलर मास का मतलब है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट यू एडेड। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एडेड, जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है एज अ सॉल्यूट उसका जो मोलर मास है वो है नॉर्मल मोलर मास। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया है तो एसिटिक एसिड का मोलर मास जो कि 60 ग्राम्स पर मोल होता है लगभग, वो है नॉर्मल मोलर मास। लेकिन अगर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बेंजीन में जाकर एसोसिएट हो जाएं, ठीक है ना, डाइमराइज हो जाएं, दो पार्टिकल्स के ग्रुप्स बन जाएं, तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे रह जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स of solid particles will be half as compared to the number of moles that you added. तो अब डाइमराइज होने की वजह से पार्टिकल साइज बढ़ गया है और उसका मास भी डबल हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो डाइमराइजेशन का इफेक्ट आया है एक पार्टिकल के मास पर, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सो दिस वुड बी द मोलर मास of 1 mole solute particles present in solution. वन मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में जो मास है इसको अपन सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं mass of 1 mole particles in solution. Okay, so थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, nevertheless abnormal molar mass refers to the mass of 1 mole solute particles in solution, and normal molar mass is the molar mass of the solute that we added. Okay, अगर एसोसिएशन होता है तो फिर एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिसोसिएशन होता है तो पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा
और जो वो पार्टिकल्स का जो मास है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल से कम नज़र आएगी। हाँ, अगर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ तो फिर एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास की वैल्यूज़ सेम होंगी। अगर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ सॉल्यूशन में तो फिर वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अलग से कोई करेक्शन फैक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करेक्शन फैक्टर लगाने की आपको ज़रूरत कब पड़ेगी? जब या तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए। अब कुछ बात उन सॉल्यूट्स की जो किसी सॉल्वेंट में आकर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बहुत आसान है समझना, अगर डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में होंगे सॉल्यूट के वो बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू एडेड। तो बाय डेफिनेशन अगर अपन सोचें तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसका एक जनरल केस समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम आई को अल्फ़ा से रिलेट करेंगे। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। शायद आप इस टर्म से फैमिलियर होंगे। अल्फ़ा नाम की क्वांटिटी आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी फाइंड करते हैं कई क्वेश्चंस में। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कहा जा सकता है, और ये बाय डेफिनेशन होती है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। मोल्स जो रिएक्टेंट के डिसोसिएट हो गए, सब्सटेंस के डिसोसिएट हो गए, अपॉन जो उस रिएक्टेंट या फिर सॉल्यूट के इनिशियल मोल्स थे। तो अल्फा बेसिकली एक रेशियो है डिसोसिएटेड मोल्स का इनिशियल मोल्स के रिस्पेक्ट में, एंड इट लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, लिमिटिंग केस में अगर अल्फा को 0 बोल दें तो इसका मतलब बिल्कुल भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, और 1 बोल दें तो इसका मतलब है 100% या कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। अब मान लो कोई भी सॉल्यूट XN है जो डिसोसिएट होकर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी सॉल्यूट XN है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, सपोज एक्वस मीडियम में, और इसके इनिशियल मोल्स N0 ही मान लेते हैं। N0 मोल्स हैं इसके इनिशियली, X अभी प्रेजेंट नहीं है। बाद में अकॉर्डिंग टू अल्फा इसके मोल्स डिसोसिएटेड को लिख सकता हूँ अल्फा N0, मतलब इसके मोल्स में अल्फा N0 अमाउंट की कमी आ गई। अगर इसके मोल्स में अल्फा N0 की कमी आई तो इसके मोल्स कितने बन जाएंगे? प्लस अल्फा N0 टाइम्स n। n टाइम्स बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ x पार्टिकल्स, और जब इसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया, मतलब इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ गया, तो अनडिसोसिएटेड मोल्स बचे N0 माइनस अल्फा N0, और जो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं उनके मोल्स बन गए अल्फा N0 टाइम्स n। पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नज़रिए से ये दोनों ही हमारे लिए सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। ये भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? वो इन दोनों का सम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा N0 प्लस अल्फा N0 टाइम्स n। इतने सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हैं और इतने सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने ऐड किए थे। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ वैन टॉप फैक्टर आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा N0 प्लस अल्फा N0 टाइम्स n
अपॉन एन नॉट, जितने मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन प्रेजेंट हैं अपॉन जितने मोल्स हमने ऐड किए थे। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से वैन टॉफ फैक्टर का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। यहां पर n वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो सॉल्यूट के डिसोसिएशन से बन रहे हैं फ्रॉम ईच फॉर्मूला यूनिट, और अल्फा है उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। इसको अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई करूं, सपोज एसिटिक एसिड के लिए, अगर ये XN जो है वो एसिटिक एसिड हो, तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन में, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां पर 2 रखोगे तो I का एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस अल्फा। ऐसे ही अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोडियम सल्फेट के लिए अप्लाई करूं, तो सोडियम सल्फेट आफ्टर डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम विल फॉर्म 3 पार्टिकल्स, 2 सोडियम आयंस और एक सल्फेट आयन, तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी और I का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है। ऐसे ही अगर एसिटिक एसिड के लिए, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अगर मैं फाइंड करूं, तो इसके एक पार्टिकल से 5 पार्टिकल्स बनते हैं, 2 एल्यूमिनियम आयंस और 3 सल्फेट आयंस, तो n की वैल्यू यहां पर 5 है और I का एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। तो 2 पार्टिकल्स में ब्रेक होता हो तो 1 प्लस अल्फा, 3 में ब्रेक होता हो तो 1 प्लस 2 अल्फा, 5 में ब्रेक होता हो तो 1 प्लस 4 अल्फा, 4 पार्टिकल्स बनाता हो तो 1 प्लस 3 अल्फा। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वैन टॉफ फैक्टर को अल्फा के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। और अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ मेंशन्ड हो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता हो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर आप अल्फा की वैल्यू 1 भी रख सकते हो। जैसे सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सब एक्चुअली वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर इनके बारे में कुछ भी अलग से नहीं गिवन है तो ये माना जाएगा कि ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, और इनके लिए अपन अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे। ऐसे केसेस में सोडियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू 3 आ जाएगी, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह से हम वैन टॉफ फैक्टर को अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिसोसिएशन वाले केसेस में। नाउ लेट्स कम टू द केसेस ऑफ एसोसिएशन। अगर सॉल्यूट्स एसोसिएट हो रहे होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन कम रह जाएंगे। आप 100 पार्टिकल्स ऐड करोगे, हो सकता है आपको 60 पार्टिकल्स ही मिले सोल्यूशन में, हो सकता है 50 ही मिले, हो सकता है एसोसिएशन के बाद 25 ही मिले। तो एसोसिएशन से पार्टिकल्स की संख्या काफ़ी घट सकती है। यहाँ पर अब अपन फिर से अल्फा का यूज़ करेंगे, पर ध्यान देना यहाँ पर अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हालांकि ये डिफाइंड बिल्कुल सिमिलर वे में है और इसकी रेंज भी वही है 0 to 1। यहाँ पर डेल्टा एन को मैं बोलूँगा मोल्स एसोसिएटेड, रिएक्टेंट के कितने मोल्स एसोसिएट हो गए अपॉन इनिशियल मोल्स। जितने सॉल्यूट के आपने मोल्स ऐड किए थे वो n नॉट है, और जो एसोसिएट हो गए वो डेल्टा n है। ठीक है। तो सपोज अगर मैंने A नाम के पार्टिकल्स वाटर में ऐड किए और उनके n पार्टिकल्स आपस में क्लब होते चले गए, तो जो एसोसिएटेड पार्टिकल बनेगा उसको बोलेंगे AN। ठीक है ना। अगर 2 पार्टिकल्स क्लब हुए तो उसको बोलेंगे डाइमराइजेशन, 3 पार्टिकल्स का ग्रुप बना तो ट्राइमराइजेशन, 4 का बना तो टेट्रामराइजेशन। जनरल वर्ड है पॉलीमराइजेशन एसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत में मैंने जो सॉल्यूट ऐड किया था वो 1 मोल ऐड किया था। शुरू में तो एसोसिएटेड पार्टिकल्स थे नहीं, 1 मोल अगर लिया है तो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा, और फिर मोल्स एसोसिएटेड अल्फा के बराबर ही हैं,
तो इसके अल्फा मोल्स तो एसोसिएशन में चले गए, तो अल्फा कम हो गए हैं। अब 1 माइनस अल्फा मोल्स ही बचे हैं जिनका एसोसिएशन अभी नहीं हुआ है, और अल्फा बाय एन मोल्स इसके बन गए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। एन पार्टिकल से एक बनता है, तो अल्फा से अल्फा बाय एन बनेगा। अब ध्यान से समझना, मेरे लिए ए भी सॉल्यूट है और ये भी सॉल्यूट है, ए भी सॉल्यूट है और ए एन भी सॉल्यूट है। So in colligative properties, I am interested in their total number, not in their individual names, but only in their total number. तो total number of solute particles यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और क्योंकि इनिशियल मोल्स 1 ही थे, एडेड मोल्स 1 थे, और सोल्यूशन में मोल्स 1 माइनस अल्फा बाय प्लस अल्फा बाय एन है, तो वैन टॉप फैक्टर का एक्सप्रेशन भी यही हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर्मूलाज की तरह। डिसोसिएशन वाले केसेस में 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और एसोसिएशन वाले केसेस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये वैन टॉप फैक्टर का एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए, जो आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले केसेस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन एज पर द केस, और एन क्या है? एन वो पार्टिकल्स हैं जो या तो डिसोसिएशन से फॉर्म हो रहे हैं या फिर एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायमराइजेशन हो रहा है तो एन की वैल्यू 2 है, ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो 3, टेट्रामराइजेशन हो रहा है तो 4, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे बोला जाए कि सपोज, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, 100% डायमराइजेशन हुआ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का, 100% डायमराइजेशन हुआ, तो अल्फा की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 1 और एन की वैल्यू रखूंगा 2। अल्फा की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, तो यहां से वैन टॉप फैक्टर आ जाएगा 1/2, जो कि बता रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे रह गए हैं एसोसिएशन की वजह से। अगर सपोज बोलते हैं कि 60% ट्राइमराइजेशन हुआ है, तो दिमाग लगाओ, अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.6 और एन की वैल्यू 3, तो वैन टॉप फैक्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 बाय 3, so that should come out to be 0.6। ऐसे ही दूसरे केसेस में भी अपन वैन टॉप फैक्टर फाइंड कर पाएंगे, और आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर वैन टॉप फैक्टर 1 से छोटा ही आएगा। और कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे अगर बोलते हैं 50% टेट्रामेराइजेशन, तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू रखनी है 0.5 और एन की वैल्यू रखनी है 4। आई का फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। सब्स्टिट्यूट द नंबर्स, 0.5 by 4, so this will probably come out to be 0.625। कभी कभी आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेट्रामेराइजेशन हुआ, पर ये बताओ कि परसेंटेज ऑफ टेट्रामेराइजेशन कितना हुआ। अगर वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू आई है 0.5, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। इसके अकॉर्डिंग वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू 0.5 है, अल्फा तक पहुंचना है, जबकि एन की वैल्यू 4 है फॉर टेट्रामेराइजेशन। तो यहां से आप देखोगे 3 अल्फा बाय 4 की वैल्यू 0.5 ही आएगी, अल्फा की वैल्यू 2/3, जिसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.7% वैल्यू आएगी
मतलब 66.7% टेट्रामेराइजेशन हो गया है सॉल्यूट का। तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी इजीली हैंडल हो जाएंगे। अब इस वैन टॉप फैक्टर को अपन अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे यूज में लेंगे वो भी समझ लेते हैं। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी which was the relative lowering of vapor pressure. Delta P is the lowering and P naught solvent is the vapor pressure of pure liquid. और इसी क्वांटिटी को आप याद करिए क्या बोलते थे? This quantity itself was called the relative lowering in vapor pressure. और ये किसकी इक्वल आती थी? It was equal to the mole fraction of solute particles in solution. ध्यान देना मैंने यहां पर क्या लिखा है, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। वही तो मैटर करता है जो नंबर सॉल्यूशन में है। जितना आपने ऐड किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर जो सॉल्यूशन में है। इसी क्वांटिटी को फिर एक्सपैंड करके मैंने इस तरह से लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और फिर यहां पर वैन टॉप फैक्टर को मैंने अकोमोडेट कर लिया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज I टाइम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड। यही तो थी ना वैन टॉप फैक्टर की डेफिनेशन। I was by definition moles of solute present in solution upon the moles of solute added. तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मिल जाएंगे एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। अब यहां पर थोड़ा सा एक असम्पशन लिया जाएगा जो कि मोस्टली वैलिड ही होता है, और वो ये है कि सॉल्यूशंस हमारे डाइल्यूट हैं फेयरली, दे आर क्वाइट डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इसका मतलब कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हैं, लेस देन मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्यूट के मोल्स की टोटल वैल्यू को सॉल्वेंट के सामने नेग्लेक्ट भी कर दूं तो भी मेरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको आई के बिना भी लूँ तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको टोटली एलिमिनेट कर दूँ तो भी मेरे आंसर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर कुल मिला के एन सॉल्वेंट के सामने नेग्लिजिबल सा है। एंड दैट इज़ द अजम्पशन आई एम टेकिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली आई ऊपर तो मेंटेन रख रहा हूँ पर नीचे से मैंने आई को एलिमिनेट किया है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो उस पूरी टर्म को भी हटा सकता था, बट स्टिल आई हैव केप्ट दिस टर्म, बट यहाँ से आई मैंने हटा दिया है, ऊपर वाला आई रहेगा, ध्यान रहे, क्योंकि कोई भी नंबर तभी नेग्लेक्ट हो सकता है जब उसके सामने उससे बहुत बड़ा नंबर हो। कोई भी नंबर अपने आप में नेग्लिजिबल नहीं है, किसी की तुलना में ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आई को बाहर निकाल दूं और सिर्फ इतनी क्वांटिटी पर फोकस करूं तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड। हाँ, ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, अप्रॉक्सीमेटली आई टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड, एंड दिस इज क्वाइट एक्यूरेट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इस तरह से आप देख सकते हैं आई को हम एक करेक्शन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एडेड अमाउंट का ही मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो तो उसको आई से मल्टीप्लाई करो, और अगर आप टोटल सॉल्यूट के मोल्स का ही मोल फ्रैक्शन ले रहे हो तो फिर फ्रंट में आई से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने डेल्टा पी बाय पी नॉट सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन निकाल लिया है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का ही मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो फिर इसको यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई मत करना, अदरवाइज वो एक डबल करेक्शन हो जाएगा और डबल करेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं, वैन टॉप फैक्टर का यूज़ करते हैं और एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो हमको पता लगाना है एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसमें 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट डिसॉल्व किया गया है
360 ml ऑफ वाटर में। तो चलिए ट्राई करें। वाटर का वॉल्यूम दिया है, लेकिन हमें चाहिए वाटर के मोल्स। तो यहां पर ये अज्यूम करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम्स पर ml है, जो कि एक कॉमन नॉलेज भी है। अराउंड 20-25 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी लगभग इतनी रहती है। इसका मतलब 360 ml लिक्विड वाटर का मास भी 360 ग्राम्स हो जाएगा, और 360 ग्राम्स ऑफ वाटर में अगर आप मोल्स फाइंड करोगे तो 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि इसका मोलर मास होता है, और तब आपको वाटर के मोल्स मिलेंगे 20 मोल्स। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट के मोल्स 0.2 हैं और वाटर के मोल्स 20 हैं, तो ये 100 टाइम्स का फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फेयरली डाइल्यूट है। साथ साथ हमें यह भी अब ध्यान रखना होगा कि सोडियम सल्फेट वाटर में जाकर डिसोसिएट होता है, तो इसके वैन ऑफ फैक्टर का एक्सप्रेशन होगा 1 + 2 अल्फा, क्योंकि ये डिसोसिएट होकर 3 आयंस बनाता है, 2 सोडियम और तीसरा सल्फेट। तो 3 बनाएगा तो 1 + 2 अल्फा लिखेंगे। और इस तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन 100% डिसोसिएशन अज्यूम कर सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट के लिए वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो ये करेक्शन फैक्टर रहेगा हमारे लिए। वैसे तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे कि देखो सोडियम सल्फेट के एक पार्टिकल से 3 बन रहे हैं और 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो पार्टिकल्स की संख्या 3 गुना बढ़ जानी है। तो सीधे सीधे भी आई की वैल्यू 3 क्लेम कर सकते थे। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, delta P by P naught of water is I times mole fraction of the solute which we added. तो चलिए इसमें नंबर्स रखे जाएं। P naught of water है 17.50, वैन ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपन ने जज करी है 3। मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर ध्यान रहे जो एडेड अमाउंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। 0.2 इज द मोल्स एडेड, 20 इज द मोल्स ऑफ वाटर। तो क्लियरली आप देख सकते हैं 20 के सामने 0.2 कंप्लीटली नेग्लिजिबल है या नहीं? श्योरली है। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.03 टाइम्स 17.5 टॉर आ रही है। ये 1/100 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से आगे यदि आप बढ़ोगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.52 टॉर मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ आई नीड टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना हो तो जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था उसमें से 0.52 टॉर सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट गिव्स द वैल्यू 16.98। तो ये आंसर होगा। उम्मीद है आप भी सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करें, अटेम्प्ट एटलीस्ट करें। अटेम्प्ट करने से ही आप अपने मेथड को मेरे मेथड से कंपेयर कर पाएंगे। यदि कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको एनालाइज कर पाएंगे। गलतियों से सीखने के लिए गलतियां करना भी ज़रूरी है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है ना? अटेम्प्ट करिए खुल के। ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट्स, तुक्केबाजी नहीं करनी है। कमिंग टू अ न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पर
हमें कैल्शियम नाइट्रेट नाम के सॉल्यूट का एक डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन दिया है और बोला है कि इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70% है। इसमें 8.2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड है इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सॉल्ट और वाटर दोनों के मासेस दे दिए और टेम्परेचर मेंशन कर दिया और फिर अपन को पता लगाना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का। तो इस क्वेश्चन के टेम्परेचर को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या ये टेम्परेचर लिक्विड वाटर के लिए कुछ महत्व रखता है? Is this a significant temperature for liquid water? Yes, it is. This temperature is the normal boiling point of pure water. Pure liquid water का ये normal boiling point है। और इस context में हमें ध्यान रखना होगा कि जो किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है। मतलब 1 एटमॉस्फेयर या फिर आप कह सकते हो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुँच जाता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो मेंशन किया है वो आपके लिए एक हिंट है कि आप इस कंसेप्ट का, इस फैक्ट का यूज़ करें कि यहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें मोल्स निकालने होंगे ताकि हम मोल फ्रैक्शन तक पहुंच सकें। कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस हमें पता होने चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 AMU अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इन सब को कंबाइन करोगे तो इसका मोलर मास आपको मिलेगा 164 ग्राम्स पर मोल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये नंबर्स कैंसिल आउट होते हुए दिखते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट के मोल्स आ रहे हैं 0.05 मोल्स। इसी क्रम में अगर अब वाटर के मोल्स फाइंड कर लें, वाटर का मोलर मास तो याद ही रहता है 18 ग्राम्स पर मोल। तो वाटर के मोल्स आ रहे हैं 5। फिर से आप देखिए 100 टाइम्स का फर्क है। तो ये सब सब्सटेंसेस के इंडिविजुअल मोल्स आ गए। इसके अलावा हमें करेक्शन फैक्टर की भी ज़रूरत है क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट डिसोसिएट हो रहा है 70%। इसके एक पार्टिकल से एक कैल्शियम और 2 नाइट्रेट आयंस बनेंगे अगर वो डिसोसिएट होता है तो, मतलब 3 पार्टिकल्स बनेंगे। और ऐसी सिचुएशन में I का एक्सप्रेशन होगा 1 + 2 अल्फा, मतलब 1 + 2 टाइम्स 0.7। 0.7 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I की वैल्यू आ रही है 2.4। चलिए अब सारा ग्राउंड वर्क हो गया है। नाउ इज द टाइम टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। डेल्टा P by P0 of water is I times the mole fraction of the solute that was added. Added amount का mole fraction निकालेंगे। I की वैल्यू 2.4 है, 0.05 moles upon 0.05 moles plus 5 moles प्योर वाटर का वेपर प्रेशर सपोज मैं 760 mmHg लिख दूं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाने वाला है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1/100, so 0.024 into 760 millimeters of mercury. This is a multiplication that I need to do. तो इसको अपन सॉल्व करते हैं।
76 इंटू 24, बेसिकली ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। 76 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्लब कर लिया, तो मुझे ये वैल्यू 18.24 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी मिल रही है। आप मान लीजिए 18, अप्रॉक्सीमेटली 18 mmHg, तो इतनी तो लोअरिंग आ गई है। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा 760 माइनस 18.24 mmHg, which is around 742 millimeters of mercury approximately। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 760 mmHg वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। प्योर लिक्विड वाटर तो कर रहा था, मतलब प्योर लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, पर ये सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं करेगा। इनफैक्ट ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करना पड़ेगा, तब जाकर इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंच पाएगा। एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट यू कॉल द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। So this brings us to the next colligative properties, elevation of boiling point and the depression of freezing point। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, अपने आप को साबित करिए। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन।